अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा वॉइस क्लियर है? ओके ओके लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे यूज़ केस डिज़ाइन करते वक्त किस तरीके से हम यूज़ केस को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। सो उसके लिए हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे। उस केस स्टडी को लेकर ही हमने यूज़ केसेस के डॉक्यूमेंटेशन और उसके तमाम फ्लो ऑफ इवेंट डिस्कस किए थे। ठीक है, लाइक ये हमारे पास ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। उसके लिए जो हमने यूज़ केसेस आइडेंटिफाई किए थे वो क्या थे? रजिस्टर फॉर कोर्सेज, सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच। ठीक है, आप ये यूज़ केसेस अलग अलग यूजर्स के लिए, लाइक रजिस्टर फॉर कोर्सेज इज फॉर स्टूडेंट्स सो दैट कोर्सेज ऑफर हुए और स्टूडेंट जो है उन कोर्सेज में रजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट यूज केस वाज सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच। ये यूज केस प्रोफेसर और लेक्चरर्स के लिए है। लाइक जो है वो कोर्स ऑफरिंग हुई, उसके बाद प्रोफेसर जो है वो अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं फॉर दिस सेमेस्टर एंड नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर। रिक्वेस्ट कोर्स और रोस्टर। वंस आपके प्रोफेसर ने कोर्स सेलेक्ट कर लिया उसके बाद वो कोर्स रोस्टर रिक्वेस्ट करेंगे। कोर्स रोस्टर लाइक कोर्स क्यूरिकुलम, कोर्स में जो है वो कंटेंट्स क्या है, लैब क्या है, वो सारे कंटेंट कोर्स की तमाम डॉक्यूमेंटेशन। मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन, ये कौन कर रहा होगा? ये कोर्स मैनेजर जो थ्रू आउट कोर्स इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहा होगा, कब कब क्लास हुई, कब कब नहीं हुई, कौन कौन से कंटेंट्स कवर हो चुके हैं, कितने क्विजेज हुए हैं, कितने असाइनमेंट्स हुए, ये तमाम चीज़ें। मेंटेन प्रोफेसर इंफॉर्मेशन, प्रोफेसर की तमाम इंफॉर्मेशन भी आपके जो है वो मैनेजर जो है वो मेंटेन कर रहे होंगे। मेंटेन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो ये तीनों जो है ये किसके टास्क होंगे? ये आपके मैनेजर के टास्क होंगे। एंड क्रिएट कोर्स कैटलॉग, कोर्स का कैटलॉग, कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्यूरिकुलम डिज़ाइनिंग, ये सारे टास्क भी आपके मैनेजर के होंगे। सो हमने सिनेरियो को देखकर तमाम यूज़ केसेस आइडेंटिफाई कर दिए अपने उस सिस्टम के। देन हमने ब्रीफली यूज़ केसेस को डिफाइन करना शुरू किया। यूज़ केसेस को डिफाइन करते वक्त हम फ्लो ऑफ इवेंट्स बता रहे होते हैं यूज़ केस के। ठीक है, each use case also is documented with the flow of events. The flow of events for a use case is a description of the events needed to accompany the required behavior of the use case. Like यहाँ पे हमारे पास क्या है कि flow of events हमें क्या बता रहा होगा? One by one description. The flow of events is written in terms of what the system should do, not how the system does it. Flow of events हमें ये बता रहा होगा कि हमारा सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, बट ये नहीं डिस्क्राइब कर रहा होगा कि कैसे करेगा। जस्ट व्हाट वाले क्वेश्चंस डिटरमाइन करेगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है जो हमारा सिस्टम परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमने इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे लास्ट टाइम और ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर अ यूज केस। Each project should also use a standard template for the creation of the flow of events document. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? यूज केस का नाम, देन प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्या डिटरमाइन करी होगी कि उस यूज केस तक पहुंचने के लिए पहले कौन सी कंडीशंस हैं जो ट्रू होंगी सो दैट हम उस यूज केस तक पहुंच सकें। लेट्स से अगर मैं एक यूज केस डिफाइन कर रही हूँ, अटेम्प्टिंग क्विज फॉर स्टूडेंट, जैसे आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं LMS पे, तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या होगी कि स्टूडेंट मस्ट बी लॉग इन टू द सिस्टम। अगर लॉग इन ट्रू है, यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है, तो आपको मेन मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं तो एल्स कंडीशन पे वो कहाँ चला जाएगा? दोबारा से मेन्यू वाली स्क्रीन पे वापस ले आएगा।
देन मेन फ्लो, मेन स्क्रीन पे आ गए, मेन फ्लो पे आपके पास सारे मेन्यूज होंगे। वहां से आप क्या करेंगे, क्विज का कोर्स सिलेक्ट करेंगे, जिस कोर्स का क्विज आपने अटेम्प्ट करना है। देन फिर सब फ्लोज, सब फ्लोज क्या क्या होंगे कि आपने जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। अगर आप क्विज सिलेक्ट कर रहे हो, आप कोर्स व्यू कर रहे हो, आप लेक्चर डाउनलोड कर रहे हो, तो वो सारी चीजें यहाँ मेंशन होंगी। ऑल्टरनेट फ्लोज यहाँ आएंगे मेन फ्लोज में। अगर कहीं या इस सब जो ऊपर आपने ये जो हमारे पास हेडिंग्स है, इन हेडिंग्स में अगर कहीं इफ एल्स एप्लीकेबल हो रहा है, लेट्स से प्री कंडीशन में मैंने कहा कि क्विज अटेम्प्ट करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है, लॉगिन एंड पासवर्ड, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट हुआ तो वो मेन फ्लो पे ले जाएगा। एल्स अगर नहीं तो फिर वो सारी एल्स वाली कंडीशन हम ऑल्टरनेट फ्लोज में बता रहे होंगे। कि ये हमने एक इवेंट देखा था, फ्लो ऑफ इवेंट डिस्कस किया था सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच का, और ये मैंने बहुत डिटेल में आपको लास्ट टाइम सारी चीजें ये हेडिंग्स इसमें कवर करवाई थी, इफ एल्स और वो सारे सिनेरियोस। मेन फ्लो, ये सारी चीजें हमने देखी थी इस वाले सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच वाले यूज केस के लिए, वो जो प्रोफेसर वाला यूज केस था। अच्छा, ये सारे मेन फ्लोज थे हमारे। इफ द एक्टिविटी सिलेक्टेड इज डिलीट, ठीक है, आपको इसको आपने व्यू करना है, अटेम्प्ट करना है, अपलोड करना है, तो ये सारी आपके इस वाले जो क्विज वाली है उसकी मेन फ्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है, अगर जो प्रोफेसर उन्होंने डिलीट वाली एक्टिविटी सिलेक्ट की है, तो एस टू डिलीट अ कोर्स ऑफरिंग सब फ्लो इज परफॉर्म, ठीक है। मेन फ्लो क्या बता रहा है कि जब कोई पर्टिकुलर आप एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक मेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऑप्शन हो रहे होते हैं, लाइक अगर मैं एटीएम की भी बात करूँ तो एटीएम में जब हमने पिन कार्ड इंसर्ट किया वो हमसे पिन मांगता है, पिन वेरीफाई हो गई तो फिर हमें सारे क्या दिखा रहा होता है, सारे मेन्यू में सारी जो है वो जो जो ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो शो कर रहा होता है। इधर विदड्रॉ करना है हमने अमाउंट, इधर ट्रांसफर करना है, इधर बैलेंस इंक्वायरी करनी है। तो जो एक्टिविटी हम सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सब फ्लो परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने डिलीट वाली एक्टिविटी सिलेक्ट की है तो S2 यानी कि सब फ्लो 2 वाला जो है वो सब फ्लो परफॉर्म हो जाएगा। अगर एक्टिविटी सिलेक्ट इज रिव्यू, रिव्यू कोर्स रिव्यू वाली एक्टिविटी सिलेक्ट की आपके प्रोफेसर ने, तो फिर सब फ्लो 3 जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। अब सब फ्लो 3 क्या है, वो सब फ्लोज की हेडिंग के अंदर सारे सब फ्लोज मेंशन होंगे। ये हमारे पास सब फ्लोज की हेडिंग आ गई। इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला सब फ्लो S1 ऐड अ कोर्स ऑफरिंग। The system displays a course screen containing a field for a course name and number. The professor enters the name and number of a course. यहाँ पे हमारे पास E3 आ गया जो alternatives थे, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा, वो फिर alternatives में आएगा। फिर अब ये हमारे पास फिर क्या आएगा, next subflow. The system displays the course offerings for the entered course, यानी कि जो कोर्स प्रोफेसर एंटर कर चुके हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, उसी से रिलेटेड कोर्स ऑफरिंग जो है वो उस एंटर्ड कोर्स की डिस्प्ले करेगा आपका सिस्टम। द प्रोफेसर सिलेक्ट्स अ कोर्स ऑफरिंग, ठीक है। और इसमें भी E4 यानी कि एक और अल्टरनेटिव है कि अगर कोर्स ऑफरिंग नहीं अपलोड हुई या नहीं अभी तक वहां पे मौजूद, तो फिर क्या होगा उस सिनेरियो में। फिर यही सब फ्लो कंटिन्यू है। द सिस्टम लिंक्स द प्रोफेसर टू द सिलेक्टेड कोर्स ऑफरिंग, जो कोर्स ऑफरिंग उन्होंने सिलेक्ट की, लेट से एक कोर्स की जो है मल्टीपल आईडीज होती है, तो जो आईडी उन्होंने सिलेक्ट की है उसी का जो है वो सिलेक्टेड कोर्स ऑफरिंग से ही आपके प्रोफेसर को लिंक कर देगा। द यूज केस देन बिगिंस अगेन, और फिर उसके बाद वहीं से आपके पास यूज केस दोबारा से कंटिन्यू होगा। सब फ्लू टू क्या है, डिलीट अ कोर्स ऑफरिंग। अगर आप जो है प्रोफेसर जो है वो कोई कोर्स अपने पास ऐड कर चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं इस कोर्स को डिलीट कर दूं, मैं ये कोर्स नहीं पढ़ाना चाह रहा, तो उसके लिए फिर क्या होगा, वो सारा सिनेरियो यहाँ पे मेंशन होगा सब फ्लोज में। एक्चुअल टास्क जो होगा वो आपका सब फ्लोज में मेंशन होगा। सारे सब फ्लोज वन बाय वन जो आपके सिस्टम के वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे।
देन फिर आ गया ऑल्टरनेट फ्लॉज। ऑल्टरनेट फ्लॉज क्या बता रहे होंगे? इवन, इवन यानी कि हर सब फ्लो में या मेन फ्लो में जो हमने एरर्स, एरर्स मीन्स जो हमने इवन E2 बताया था कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है या वो वहाँ पे ट्रू नहीं होता तो एल्स वाले सिनेरियो पे ये कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इवन क्या है? एन इनवैलिड प्रोफेसर आईडी नंबर इज एंटर्ड, यानी कि अगर प्रोफेसर ने लॉगिन करते वक्त इनवैलिड जो है वो प्रोफेसर आईडी एंटर कर दी, द यूजर कैन री एंटर अ प्रोफेसर आईडी नंबर और टर्मिनेट द यूज केस। क्या हमारे पास ऑप्शन है कि या तो वो कहेगा कि आप दोबारा से अपनी आईडी एंटर करें, या तो फिर यूज केस हमारे पास एंड हो जाएगा। E2 एन इनवैलिड सेमेस्टर इज एंटर्ड। लॉगिन तो कर लिया सही है, लेकिन लॉगिन करने के बाद जो सेमेस्टर एंटर किया है वो इनवैलिड सेमेस्टर है, यानी कि कोई प्रीवियस सेमेस्टर एंटर कर दिया है। जबकि हमारे पास ऑप्शन क्या है? वी कैन ओनली चूज कोर्सेज फ्रॉम अपकमिंग सेमेस्टर एंड उससे नेक्स्ट वाला। द यूजर कैन री एंटर द सेमेस्टर और टर्मिनेट द यूज केस। मतलब जितने भी अब तक मेन फ्लो से लेकर सब फ्लोज तक जितने भी ऑल्टरनेटिव फ्लोज थे जहाँ पे भी इफ एल्स आ रही थी, तो इफ का एल्स वाला पार्ट सारा ऑल्टरनेटिव फ्लोज में मेंशन होगा। अगर आपके प्रोफेसर ने इनवैलिड कोर्स नंबर एंटर किया है, द यूजर कैन री एंटर अ वैलिड नेम नंबर कॉम्बिनेशन और टर्मिनेट द यूज केस। E4 क्या हो सकती है? कोर्स ऑफरिंग कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ये लिंक होगी वहीं आपकी मेन या सब फ्लोज में जो आपने जहाँ स्टेटमेंट दी होंगी। देखो यहाँ पे हमारे पास ये सब फ्लो है, ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया है। द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स ऑफरिंग फॉर द एंटर्ड कोर्स E4। तो E4 इसका ऑल्टरनेटिव है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कहाँ जाएगा? E4 में। जैसे हम इफ एल्स की स्टेटमेंट बताते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू सो डू दिस एल्स, यहाँ चला जाएगा। ये आ गया E4। Course offering cannot be displayed. The user is informed that this option is not available at the current time. ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है कि हम कोर्स ऑफरिंग जो उन्होंने कोर्स सेलेक्ट किया उसकी ऑफरिंग डिस्प्ले नहीं हो रही। द यूजर इज इन्फॉर्म्ड दैट दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल एट द करंट टाइम। इस टाइम पे जो है वो ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। लाइट अभी जो है कोर्स ऑफरिंग अपलोड नहीं हुई सिस्टम पे, तो अभी आप उसको व्यू नहीं कर सकते। E5 क्या है? लिंक बिटवीन द प्रोफेसर एंड द कोर्स ऑफरिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है कि वो जो कोर्स चूज कर रहे हो वो कोर्स किसी और कोई और प्रोफेसर चूज कर चुका हो, सो वो जो लिंक है जो कोर्स उन्होंने सेलेक्ट किया वो उस प्रोफेसर का उस कोर्स से मेंटेन नहीं हो पाया। क्योंकि क्लास हो सकता है कि आज किसी भी टाइम आप लोगों का क्विज भी हो जाए, क्विज नंबर 2। ठीक है, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। E7 क्या है? लिंक बिटवीन द प्रोफेसर एंड द कोर्स ऑफरिंग कैन नॉट बी रिमूव। द इंफॉर्मेशन इज सेव्ड एंड द सिस्टम विल रिमूव द लिंक एट अ लेटर टाइम। द यूज केस कंटिन्यूस। The system cannot retrieve scheduled information. The use case then begins again. ये सारे मेन फ्लोज और सब फ्लोज में आपने जो पूरे सिनेरियोज डिफाइन किए हैं उन सिनेरियोज के जो अल्टरनेट केसेस होंगे, मींस अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट यहाँ अल्टरनेटिव फ्लोज में आप मेंशन करेंगे और इनको आप लिंक कैसे करेंगे? थ्रू दिस नेम्स E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन। The flow of events for a use case. It is desirable to separate mean versus alternate flows because a use case describes a set of sequences, not just a single sequence. वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा बेटर है कि आप जो आपके मेन फ्लोज हैं उनको अल्टरनेटिव फ्लोज से अलग रखें। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव फ्लोज दिए उसको मेन के साथ कर दें, मतलब जहाँ जहाँ आपने इफ बताया उसी के साथ आप एल्स कर दें। लेकिन उससे क्या होगा? उससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि हम कोई एक सिंगल सीक्वेंस पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो अगर सारी चीज़ आप एक ही पैराग्राफ में एक ही यूज केस के अंदर मेन फ्लोज या सब फ्लोज के साथ साथ बताते चले जाएंगे तो आपका यूज केस का जो ये जो फ्लो ऑफ इवेंट्स है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। And it would be impossible to express all the details of an interesting use case in just one sequence.
कह रहे हैं आप एक ही सीक्वेंस में तमाम यूज केस की डिटेल नहीं बता सकते, इट्स इम्पॉसिबल, कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी। इसीलिए आप जो एल्स वाला पार्ट है, ऑल्टरनेट फ्लोज है, उनको सब फ्लोज और मेन फ्लोज से अलग रखें। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एचआर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फाइंड करेंगे दैट द यूज केस हायर एम्प्लॉय। This general business function might have many possible variations। ठीक है, अब हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय में कंटेन बहुत सारी बिजनेस फंक्शंस उसमें हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है कोई टेस्ट कंडक्ट हो रहा हो, उसके रिजल्ट पे रिजल्ट बेस कर रहा हो, फिर टेक्निकल इंटरव्यू 1 हो सकता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू 2 हो सकता है, इनफॉर्मल इंटरव्यूज, मतलब डिफरेंट फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी आ सकती हैं। तो उन सब को आप जो है वो एक ही सीक्वेंस में नहीं डिटरमाइन कर सकते। हम वो बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। यू माइट हायर अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंपनी, द मोस्ट कॉमन सिनेरियो क्या है कि जो लोग जो है वो स्विचिंग कर रहे होते हैं, वो किस लिए कर रहे होते हैं कि हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी पे काम करें, नाउ वी वांट टू स्विच टू अनदर कंपनी। सो द मोस्ट कॉमन सिनेरियो है कि पर्सन जो है वो अनदर कंपनी से आपकी कंपनी में स्विच करना चाह रहा है। You might transfer a person from one division to another, common in international companies. इंटरनेशनल कंपनीज में यूजली क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर लोगों की स्विचिंग विद इन अ कंपनी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट ब्रांचेस में। और यू माइट हायर अ फॉरेन नेशनल विच इन्वॉल्व्स इट्स ओन स्पेशल रूल्स। ठीक है, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप किसी फॉरेन नेशनल को हायर कर लें। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपके पास डिफरेंट रूल्स और क्राइटेरिया होगा। Each of these variations can be expressed in a different sequence. Each sequence is called a scenario. तो वो कह रहे हैं कि हम इस हर वेरिएंट को, ये जो हर वेरिएशन है, हर वेरिएशन के लिए अगर हम किसी और कंपनी से जो है पर्सन को हायर कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक पूरी कंप्लीट सीक्वेंस यूज करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला सिनेरियो है कि अलग डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है, सेम यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो उसके लिए हम अलग सिनेरियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस को आप अलग अलग सिनेरियोज में डिस्कस करें ताकि आपकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एटीएम सिस्टम, यू माइट डिस्क्राइब द यूज केस वैलिडेट यूजर्स इन द फॉलोइंग वे। वो कह रहे हैं कि अब अगर हम यूज केस की एटीएम की एग्जाम्पल लें तो एटीएम सिस्टम में हमारे पास क्या हो सकता है, यूज केस वैलिडेट यूजर। ठीक है, एक यूज केस है हमारे पास यूजर की वैलिडेशन, कि वो जो यूजर जो कार्ड एंटर कर रहा है वो वैलिड यूजर है या नहीं है। तो उसके मेन फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या होंगे हमारे पास, द यूज केस स्टार्ट व्हेन द सिस्टम प्रॉम्प्ट द कस्टमर फॉर अ पिन नंबर। यूज केस कब इनिशिएट होगा, जब आपको सिस्टम आपसे कहेगा कस्टमर को कि वो अपना पिन नंबर एंटर करे। द कस्टमर कैन नाउ एंटर अ पिन नंबर विया द कीपैड से कस्टमर अपना पिन नंबर एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन, यू माइट डिस्क्राइब द यूज केस, नेक्स्ट मेन फ्लो क्या हो गया, द कस्टमर कमिट्स द एंट्री बाय प्रेसिंग द एंटर बटन। उसने की प्रेस कर दी जो उसका पिन नंबर था, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए एंटर बटन क्लिक किया। The system then checks this PIN number to see if it is valid or not. If the PIN number is valid, the system acknowledges the entry, thus ending the use case. अगर पिन वैलिड होगी तो वो वाला यूज केस, वैलिडेट यूजर वाला यूज केस एंड हो जाएगा हमारे पास, और सिस्टम एक्नॉलेज कर देगा और आगे ले जाएगा। एक्सेप्शनल फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या आ गए, द कस्टमर कैंसिल अ ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम बाय प्रेसिंग द कैंसिल बटन। ठीक है, कैंसिल बटन प्रेस करके आपका जो कस्टमर है वो कभी भी किसी ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकता है, thus restarting the use case. No changes are made to the customer account। कि उसने कोई ट्रांजेक्शन करी उसको साथ साथ फौरन फौरन कैंसिल कर दिया तो आपके पास यूज केस दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और आपके सिस्टम के कस्टमर के अकाउंट में भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। द कस्टमर कैन क्लियर अ पिन नंबर एनी टाइम बिफोर कमिटिंग इट एट री एंटर एन अ न्यू पिन नंबर। ठीक है, लेट से मैंने अपना पिन नंबर एंटर किया, अभी कीपैड से मैंने एंटर किया लेकिन अभी मैंने एंटर का बटन क्लिक नहीं किया। जब तक मैं एंटर का बटन क्लिक नहीं करूंगी मैं अपने पिन नंबर को कभी भी रिमूव करके री एंटर कर सकती हूँ। तो ये सारे एक्सेप्शनल फ्लोज भी आप बता सकते हैं जो हर केस में ज़रूरी नहीं होंगे, इट डिपेंड्स कि ये भी हो सकता है।
इफ द कस्टमर एंटर्स एन इनवैलिड पिन नंबर, द यूज केस रीस्टार्ट। अगर वो इनवैलिड पिन एंटर करता है तो वो फिर दोबारा से आपको कहेगा प्लीज री एंटर योर पिन नंबर, तो आपको यूज केस दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। इफ दिस हैपेंस 3 टाइम्स इन अ रो, कंटिन्यूस 3 टाइम्स अगर आपने गलत पिन नंबर एंटर किया है, द सिस्टम कैंसल्स द एंटायर ट्रांजेक्शन, प्रिवेंटिंग द कस्टमर फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द एटीएम फॉर 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मोबाइल पे भी होता है, जब हम मोबाइल पे कोई पैटर्न या अनलॉक पैटर्न लगा रहे होते हैं, तो वो भी जब हमारे पास मल्टीपल अटैम्प्ट हो जाते हैं और हम सही नहीं करते तो उसके बाद वो हमारा मोबाइल भी हमें कुछ टाइम दे रहा होता है कि आप आफ्टर 60 सेकेंड दोबारा फिर रिज्वाइन कीजिएगा। फिर वो टाइम बढ़ता रहता है, 60 सेकेंड से फिर 1 मिनट, फिर 10 मिनट, इसी तरीके से एटीएम में भी ऐसे ही होता है। कुछ एटीएम्स में तो ऐसे ही होता है कि अगर आपने 3 जो है वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए हैं तो उसके बाद आपके कार्ड को क्या कर देता है, सीज कर देता है। टिपिकली यू विल फर्स्ट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर अ यूज केस इन टेक्स्ट। वो कह रहे हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फ्लो ऑफ इवेंट्स यानी कि जो यूज केस की सीक्वेंस बन रही है, जो आपके सिस्टम की एक्टिविटीज की जो सीक्वेंस बन रही है, उसको आप पहले टेक्सचुअल फॉर्म में लिस्ट डाउन करेंगे जैसे हमने अभी किया है। देन एज यू रिफाइन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिस्टम, जैसे जैसे रिफाइनमेंट आती चली जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट्स में, however you will want to also use interaction diagram to specify these flows graphically. You can use interaction diagrams as well. Typically you will use one sequence diagram to specify a use case main flow and variations of that diagram to specify a use case exceptional flow। कह रहे हैं कि आपने जो यूज केस राइट डाउन किया है उसके लिए आप सीक्वेंस डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम्स ड्रॉ करके भी उस यूज केस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नाउ वी हैव यूज केस रिलेशनशिप। यूज केस रिलेशनशिप्स क्या होती हैं हमारे पास, एन एसोसिएशन रिलेशनशिप में एग्जिस्ट बिटवीन अ एक्टर एंड अ यूज केस। क्या वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्टर और एक यूज केस की रिलेशनशिप किस तरीके से जनरेट होती है और उसकी टाइप क्या होती है। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज often referred to as a communicate association since it represent communication between an actor and a use case। यानी कि जब हम एक एक्टर और एक यूज केस को लिंक कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली एक एसोसिएशन है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि एक कस्टमर है, वो व्यू प्रोडक्ट्स करेगा या ऐड टू कार्ट करेगा, इट मीन्स कि उस कस्टमर की एक एसोसिएशन है उस सिस्टम से। तो हम क्या कह रहे हैं, यूज केस और एक्टर की जब एसोसिएशन है, जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, दे बोथ कम्युनिकेट विद ईच अदर। एन एसोसिएशन में बी नेविगेटेबल इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, जो एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है, वो दोनों डायरेक्शंस में नेविगेटेबल है, एक्टर टू यूज केस एंड यूज केस टू एक्टर, और इट मे बी नेविगेबल इन ओनली वन डायरेक्शन। और कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी हो सकता है कि नेविगेशन सिर्फ एक डायरेक्शन पे हो, एदर इट्स फ्रॉम एक्टर टू यूज केस और फ्रॉम यूज केस टू एक्टर, कोई एक चीज पॉसिबल हो। The navigation direction of an association represent who is initiating the communication। यानी navigation direction हमें क्या बता रही होती है कि उस यूज केस को इनिशिएट या उस कम्युनिकेशन को इनिशिएट कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टर इज इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन विद द यूज केस, द यूज केस इज इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन विद द एक्टर। ठीक है, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यूज केस कम्युनिकेट कर रहा है एक्टर से या एक्टर कम्युनिकेट कर रहा है यूज केस से। An association is represented as a line connecting the related elements। और हम इस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, थ्रू अ सिंपल लाइन फ्रॉम एक्टर टू यूजर और यूजर टू एक्टर। use case relationships, there are two types of relationships that may exist between use cases, include and extend। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इस स्लाइड में भी मेंशन है। Multiple use cases may share pieces of the same functionality। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे यूज केसेस ऐसे हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूज केसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। दिस फंक्शनैलिटी इज प्लेस्ड इन अ separate use case rather than documenting it in every use case that need it। वो कह रहे हैं वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हर यूज केस में रिपीट हो रहा है उसको हम अलग यूज केस में रिप्रेजेंट करेंगे रादर देन एक ही यूज केस को रिपीट करने से।
Include relationships are created between the new use case and any other use case that uses its functionality. वो कह रहे हैं इंक्लूड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होगी जो कि जिसको हम क्रिएट करेंगे बिटवीन द न्यू यूज केस एंड एनी अदर यूज केस दैट यूजेस इट्स फंक्शनैलिटी। कोई नए यूज केस से भी हम एक्सटेंड कर इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि कोई नया यूज केस बना के भी हम इंक्लूड के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग यूज केस को यूज करते हुए भी हम इंक्लूड रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। Each use case in the ESU course registration system start with the verification of the user. वो कह रहे हैं कि हर यूज केस, चाहे आपने कोर्स ऑफरिंग सेलेक्ट करनी है, चाहे आपने रजिस्टर होना है कोर्स में, चाहे आपने मेंटेन करनी है इंफॉर्मेशन आपके फैकल्टी की, स्टूडेंट की या कोर्स की, हर हाल में सबसे पहले वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, यानी कि यू शुड हैव वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। This functionality can be captured in a user verification use case, which is then used by other use cases that need it. वो क्या कह रहे हैं कि जो मेन फंक्शनैलिटी है वेरिफिकेशन की वो आप कहाँ डिफाइन करेंगे, यूजर वेरिफिकेशन यूज केस के अंदर। अब हर दफा क्योंकि जब प्रोफेसर को कोर्स सेलेक्ट करना है उसको भी लॉगिन करना जरूरी है, उसका भी वेरिफिकेशन जरूरी है, स्टूडेंट की वेरिफिकेशन भी जरूरी है और मैनेजर की वेरिफिकेशन भी जरूरी है। तो इस यूज केस को हर नए एक्टर के लिए बार बार रिपीट करने के बजाय हमने जो एक यूज केस बनाया है उसको ही हम सब में इंक्लूड करवा देंगे कि वही सेम यूज केस तमाम बाकी फंक्शनलिटीज में इंक्लूडेड है। An include relationship is drawn as a dependency relation that points from the base use case to the use case, यानी कि जो बेस यूज केस है उससे जो तमाम उसको यूज कर रहे हैं उन सबसे एक लिंक कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब वो उसी को और फर्दर एनहेंस कर रहे हैं एग्जाम्पल को। इन मॉडलिंग आप बैंक, अगर आप बैंक को मॉडल कर रहे हैं, बैंक की एग्जाम्पल है उसको आप मॉडल कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, यू विल फाइंड मैनी वेरिएशन अमंग द बेसिक यूज केसेस ऑफ प्रोसेसिंग अ लोन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बेसिक यूज केस हमारे पास क्या है कि हमने लोन प्रोसेस करना है, सच एज द डिफरेंस इन प्रोसेसिंग अ जंबो मॉर्गेज वर्सेस अ स्मॉल बिजनेस लोन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन आ सकती है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो एक मॉर्गेज जंबो मॉर्गेज है, कोई बहुत बड़ा जो है वो लोन प्लान है, या आपने कोई सिंपल बिजनेस लोन लिया है। इन ईच केस, हर केस में दीज यूज केसेस शेयर सम डिग्री ऑफ कॉमन बिहेवियर्स, हर केस में कुछ चीजें कॉमन होंगी, सच एज द यूज केस ऑफ क्वालिफाइंग द कस्टमर फॉर द लोन। ठीक है, चाहे आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करें उसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होगा जो आपको फुलफिल करना होगा, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तभी आप लोन ले सकते हैं। इसी तरह अगर इसको मैं लिंक करूं आपकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से, ठीक है, कुछ स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं तो स्कॉलरशिप अवेल करने का कोई सर्टेन क्राइटेरिया है जो तमाम स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उन सब के लिए सेम होगा वो क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सारी चीजें हम इंक्लूड में डिफाइन कर सकते हैं। अब बिहेवियर दैट इज पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग एवरी काइंड ऑफ लोन, ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो हर टाइप ऑफ लोन के लिए एक्सेप्टेबल हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस लोन हो, चाहे स्कॉलरशिप जितनी भी आप ले रहे हो, 10% ले रहे हो, 20%, 50%, सबके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा जो हर किसी के लिए फॉलो होना जरूरी होगा। सो दैट रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड एज इंक्लूड रिलेशनशिप। नेक्स्ट टाइप इज एक्सटेंड रिलेशनशिप। An extend relationship is used to show optional behavior, कोई भी optional behavior है which is not mandatory, जो हर हाल में होना जरूरी नहीं है, जो सिर्फ कंडीशन है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। बिहेवियर दैट इज रन ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, जब कभी सर्टेन कंडीशन में कोई बिहेवियर रन हो रहा होगा तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास एक्सटेंड रिलेशनशिप है। Several different flows that may be inserted at a certain point governed by explicit interaction with an actor. जब भी कोई एक्टर जो है वो ऐसा फ्लो ऑफ इवेंट जो कि हमारे पास क्या है ऑप्शनल है, और उस ऑप्शनल केस की बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक और इंटरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं एक्टर के साथ, कि अगर ये हो जाता है, एक एक्सेप्शनल केस है, एक ऑपरेशन, एक ऑप्शनल केस है, अगर ये हो जाए तो फिर क्या बिहेवियर हमें लिस्ट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, a use case that monitors the flow of packages on a conveyor belt can be extended by a trigger alarm use case if the package is jammed.
ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक फ्लो ऑफ इवेंट है जो मॉनिटर कर रहा है कि जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं बेल्ट की, तो उसको आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं बाय ट्रिगर एनेबल यूज केस इफ द पैकेज इज जैम। अगर हमारे पास जो पैकेजिंग है वो जैम हो जाती है तो फिर एक अलार्म जनरेट होता है कि ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, विच इज़ एन ऑप्शनल केस, जो हर हाल में वो अलार्म हर केस में नहीं रिंग हो रहा होगा, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही जो है वो अलार्म हमारे पास ट्रिगर होगा। At this time, no extension have been identified for the ESU course registration system. वो कह रहे हैं अभी तक इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो केस स्टडी हम कोर्स के डिस्कस कर रहे हैं, इसकी कोई भी जो है वो एक्सटर्नल रिलेशनशिप अभी तक हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई। An extended relationship is drawn as a dependency relationship that points from the extension to the base use case. Use case relationships, generalization among use cases। अब वो कह रहे हैं कि आप इनहेरिटेंस भी यूज कर सकते हैं मेथड्स, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे। इंक्लूड एक्सटेंड रिलेशनशिप एंड जनरलाइजेशन इज दैट इनहेरिटेंस। एक कॉमन यूज केस को हमने उसके मल्टीपल सब टाइप्स में ब्रेक कर दिया। मींस चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, where child use case will inherit the behavior and functionality of the parent use case. For example, in a banking system, you might have the use case validate user। अब वो कह रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में भी हमारे पास एक यूज केस है वैलिडेशन ऑफ द यूजर, which is responsible for verifying the identify of user। You might then have two specialized children of this use case, check password and retinal scan। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब ये वेरिफिकेशन दो तरीकों से हो सकती है कि आप या तो पासवर्ड एंटर करें या रेटिनल स्कैन। रेटिनल मीन्स आपका आई का जो रेटिना है वो उसको स्कैन करेगा और उसको स्कैन करके आइडेंटिफाई करेगा कि वो वही यूजर है या नहीं। बोथ ऑफ विच बिहेव जस्ट लाइक वैलिडेट यूजर, और ये दोनों किस लिए यूज हो रहे हैं, यूजर को वैलिडेट करने के लिए। सो दैट जो पेरेंट हमारे पास यूज केस है दैट वुड बी वैलिडेट यूजर, और इट कैन बी either through password entry or it also can be done through retinal scan as well. So these both, checking password or retinal scan, are the subtype of validating user। So parent कौन हुआ, validate user, और उसके child कौन कौन हो गए, either through password or through retinal scan। वो कह रहे हैं कि जहां जहां आप validate user यूज करेंगे उसके लिए ये दोनों इसके child can be applicable anywhere। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिर एक एग्जाम्पल भी बताई है, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, आपने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया एज द यूज केस। अच्छा, इसका इंक्लूड रिलेशनशिप क्या है, वैलिडेट यूजर। कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैंडेटरी है कि वो जो यूजर ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो क्या करे, वो वैलिडेट यूजर हो। ठीक है, वही ऑर्डर जो आपका कस्टमर है उसका नेम, यूजर नेम, पासवर्ड आपके सिस्टम में एंटर हो, फिर ही वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर इज अ यूज केस जिसके साथ एक इंक्लूड रिलेशनशिप है दैट इट शुड वैलिडेट यूजर। और वैलिडेट यूजर में भी हमारे पास दो तरीकों से वैलिडेशन हो सकती है, थ्रू पासवर्ड और थ्रू रेटिनल स्कैन। तो यहाँ पे हमने जनरलाइजेशन शो की है अमंग द यूज केसेस, वेयर वैलिडेट यूजर इज द पेरेंट यूज केस एंड हमारे पास क्या है, पासवर्ड एंड रेटिनल स्कैन इज इट जनरलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ट्रैक ऑर्डर। वंस द ऑर्डर हैव बीन प्लेस, ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर के लिए भी जरूरी है कि यूजर वैलिडेट यूजर हो। ठीक है, ताकि वो अपने जो है वो ऑर्डर ट्रैक कर सके। लेट से मेरा कोई पार्सल है जो मैंने ऑर्डर कर दिया है और मुझे उसका स्टेटस ट्रैक करना है कि वो कहाँ तक पहुंचा है। तो उसके लिए जब मैं सिस्टम में अपना जो है वो ऑर्डर चेक करना चाहूंगी तो वो सबसे पहले मुझसे कहेगा कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें, सो दैट सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करे। ऐसे तो मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हुए होंगे, तो किस यूजर को कौन सा ऑर्डर का स्टेटस बताना है, तो उसके लिए उस यूजर की वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, तो फिर उसके लिए वैलिडेट यूजर। अच्छा, अब ऑर्डर प्लेस करने की एक एक्सटेंशन हो सकती है, मीन्स जो कि ऑप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, जो हर हाल में नहीं होगा, विच इज प्लेस अ रश ऑर्डर। रश ऑर्डर जो बहुत इमरजेंसी ऑर्डर हमने प्लेस किया कि हमें फॉरन फॉरन ही आप पहुंचा दें। ठीक है, जिस एक्सटेंशन, ये हमने एक ही सिनेरियो में
तीनों रिलेशनशिप डिफाइन कर दिए, इंक्लूड के, एक्सटेंड का भी और जनरलाइजेशन भी दिखा दी। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, जाग रहे हैं आप लोग या सो गए? हेलो, चलिए बिस्मा तो हमारे साथ है, अवेश भी हमारे साथ है, बाकी लोग कहाँ हैं? जी अजीम, मोहम्मद अजीम, कोई क्यूरी है? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अच्छा, प्रपोजल की लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? सबमिट करवा दिया आप लोगों ने प्रपोजल? जी सुहेब, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम प्रपोजल मैंने नहीं अभी तक बनाया है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट में करना क्या है। मतलब रिपोर्ट पेश करनी है या प्रोग्राम बनाना है, क्या करना है? दोनों चीजें होंगी। पहले जिस तरीके से हम ये एनालिसिस और डिजाइन कर रहे हैं, पहले ये डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी साथ साथ, जिसमें जो जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ चुके होंगे वो सब चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन में, अपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करेंगे। फिर इन्हीं यूज केस डायग्राम, इस यूज केस डायग्राम को देख के हम एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे। एक्टिविटी डायग्राम के बाद हमारी क्लास डायग्राम बनेगी। जब आप क्लास डायग्राम बना चुके होंगे, मीन्स कि आपका डिज़ाइन वाला फेज कंप्लीट हो गया है। एनालिसिस हो गया, एनालिसिस में हम यूज केसेस डायग्राम बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, क्लास डायग्राम। उसी एनालिसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। उसी यूज केस डायग्राम को देखकर हम क्लास डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वंस क्लास डायग्राम हैव बीन डिजाइन एंड फाइनलाइज्ड, उसको देखकर फिर हम कोड राइट डाउन करेंगे जो वर्किंग प्रोजेक्ट होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होगी एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए, और उस एनालिसिस एंड डिजाइन की इम्प्लीमेंटेशन आप थ्रू योर कोड दिखाएंगे। सो प्रोग्राम भी रिक्वायर्ड होगा, और उस प्रोग्राम को एक्चुअल करने से पहले एनालिसिस एंड डिजाइन होगा। मैम बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोजेक्ट नहीं हो जाएगा ये? नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। आप लोग, इसलिए तो मैंने प्रपोजल मांग लिया है कि हमारे पास यूज केस डायग्राम बन